कैसे हैं सभी लोग। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। तो मोल कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले बेसिक बातें की। मोल कॉन्सेप्ट से पहले हमें अभी भी मोल कॉन्सेप्ट में मोल कैलकुलेशंस हमने अभी भी इसको टच नहीं किया है। मैं बस आपको सिखा रहा हूँ कि बिना मोल निकाले भी आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। इसके कुछ नमूने मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। और आज मैं इसको थोड़ा कंटिन्यू रखूँगा। कैसे, देखिएगा। सपोज़ अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको उसको सॉल्व करना है विदाउट फाइंडिंग आउट एनी मोल। मोल बिना निकाले भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, सपोज़ आपसे मैं कहता हूँ कि अपने पास 27 ग्राम एल्यूमिनियम है, ठीक है। 27 ग्राम एल्यूमिनियम है। नाउ टेल मी, और यू कैन से फाइंड आउट नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने होंगे। तो मैंने आपको एक सैंपल दिया है एल्यूमिनियम का सैंपल, जिसका मास 27 ग्राम है। आपको इसमें कितने एटम्स हैं एल्यूमिनियम के वो बताने हैं, कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो आपको बताना है। कैसे डील करना है भाई, बिना मोल निकाले भी आप इसके नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना आता है? जी हाँ। कैसे? हम भाई टोटल मास को मास ऑफ 1 एल्यूमिनियम एटम से डिवाइड कर देंगे और अपना नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा, जो बचपन में हम करते थे। तो बेसिकली नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स निकालने का टेक्निक ये है कि टोटल मास कितना गिवन है सैंपल का। तो टोटल मास सैंपल का गिवन है 27 ग्राम। सो टोटल मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 पार्टिकल, और यहाँ पर पार्टिकल कौन है? एल्यूमिनियम का एटम। तो इट विल बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एल्यूमिनियम एटम, ठीक है। वाह भाई वाह, क्या बात है। इसके बाद टोटल मास गिवन है, जी हाँ, 27 ग्राम्स। और एक एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होता है भाई? एटॉमिक मास कितना होता है एल्यूमिनियम का? तुम बोलोगे 27U। 27U। अब भाई साहब यहाँ पर हम इसको कैंसिल तो नहीं कर सकते, बिकॉज यूनिट सेम नहीं है, तो हमें यूनिट सेम बनाना पड़ेगा। तो U को मैं ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ, मेरे पास एक रिलेशन है ना। तो बेसिकली इट विल बी 27 ग्राम्स डिवाइडेड बाय U के जगह पर मैं लिखूँगा 27 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। फिर मैं ग्राम से ग्राम काट दूंगा, 27 से 27 काट दूंगा। और मुझे बताए कि ये जो वैल्यू है 1/1.66 दिस इसका वैल्यू आपका 1 मोल के बराबर होता है। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, ठीक है। एंड इट इज़ इक्वल टू 1 मोल, या फिर कह सकते हो इट इज़ इक्वल टू Na, मतलब एवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब कि जब हम 27 ग्राम एल्यूमिनियम सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल में Na एटम्स होते हैं एल्यूमिनियम के। तो यहाँ से वी कैन राइट 27 ग्राम एल्यूमिनियम सैंपल contains how many aluminium atoms? 1 mole aluminium atoms, या फिर Na aluminium atoms। क्या बात समझे? वाह भाई वाह, क्या बात है। इसी तरह हमें ये पता चल चुका है कि कितने सारे एटम्स हैं। यहाँ पर Na एटम्स हैं, तो क्या हम अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं बता सकते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं बता सकते? ज़रूर बता सकते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि एक एल्यूमिनियम एटम में कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, तो हम बता सकते हैं कि Na
एल्यूमिनियम एटम्स में कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होंगे। क्या बात है भाई, चलिए बताते हैं, पता लगाते हैं कि 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन्स हाउ मेनी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने होंगे भाई, एटॉमिक नंबर कितना है एल्यूमिनियम का 13, तो 13 प्रोटॉन्स होंगे। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या सेम होता है क्योंकि न्यूट्रल एटम है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, मास नंबर कितना होता है 27, एल्यूमिनियम का मास नंबर होता है 27 और एटॉमिक नंबर होता है 13, तो न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 27 माइनस 13, इट इज़ नथिंग बट 14। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो चुके हैं 14। तो ये तो भाई एक एटम की बात हो रही थी, लेकिन हमारे पास 27 ग्राम एल्यूमिनियम सैंपल में कितने एटम्स मिले, Na, मतलब 1 मोल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अरे भाई यूनिटरी मेथड लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्या। तो बेसिकली देयरफॉर Na एल्यूमिनियम एटम्स विल कंटेन हाउ मेनी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए Na से, इट विल बी 13 Na प्रोटॉन्स, 13 Na इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 Na न्यूट्रॉन्स। क्या ये बात समझे, हाँ भाई ये तो मस्त चीज़ है भाई, एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। ओके, तो बस मैंने आपको सिखाया कि कैसे बिना मोल निकाले भी हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एटम था, हम मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं बिना मोल्स के मतलब बिना मोल निकाले भी हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे, आइए दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेता हूँ, मान लेते हैं हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल हमने लिया है। नाउ टेल मी और फाइंड आउट, पहला नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इस सैंपल में, दूसरा प्रोटॉन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, और तीसरा चीज़ टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे। एक क्वेश्चन में सारे टॉपिक्स कंप्लीट रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, एक ही क्वेश्चन के मदद से। देखिए क्वेश्चन को डील कैसे करना है, बिना मोल निकाले क्वेश्चन को हम डील करेंगे। देखिए तो बेसिकली गिवन है कि कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल का 200 ग्राम हमने लिया, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होंगे और कितने कैल्शियम का एटम, कार्बन का एटम और ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। तो हमें पता है कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का टेक्निक क्या होता है, टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। बचपन से करते आ रहे हैं कि अगर एक बक्से में कुछ नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल्स हैं और इस बक्से का वेट अगर 100 ग्राम है और हर एक बॉल का वेट अगर 5 ग्राम है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि इस बक्से में कितने बॉल्स होंगे। तो नंबर ऑफ बॉल्स विल बी नथिंग बट टोटल मास ऑफ द बॉक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंडिविजुअल बॉल्स, दैट इज आंसर विल 20 ग्राम। तो उसी मेथड का यूज़ करते हुए, बचपन के मेथड का यूज़ करते हुए हम यही कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल के 200 ग्राम में से नंबर ऑफ कैल्शियम मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल्स, CaCO3 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, टोटल मास कितना है 200 ग्राम, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 CaCO3 मॉलिक्यूल। मुझे बताओ एक CaCO3 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, तो मैं साइड में निकाल देता हूँ आपके लिए, ठीक है, आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं, कष्ट है ना। देखिए मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, अरे यार क्या हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कितना होता है,
हम क्या करते हैं मास निकालने के लिए, इंडिविजुअल एटम्स का एटॉमिक मास जोड़ देते हैं। तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 इतना U होता है। तो बेसिकली इट इज़ 100 U। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, एक CaCO3 मॉलिक्यूल का मास है 100 U। ठीक है, यूनिफाइड मास। तो बस यही लिख दो और क्या, 100 U। अब नाइंसाफ़ी है कि भाई यूनिट सेम नहीं है तो हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो हम U को फिर से कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, जो आपको कन्वर्ट करना आता भी है। तो इट विल बी 200 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 100 इंटू U के जगह पर लिखा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ग्राम ग्राम कैंसिल, 100 से 200 कैंसिल, 2 हो जाएगा। और ये वाला जो वैल्यू है 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 को हम लिखते हैं Na। तो 2Na हम इसको लिख सकते हैं। आपको मैंने एक रिलेशन भी लिख के दिया था बहुत पहले। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर रिलेशन। ये रहा, कहाँ गया, हाँ ये रहा कि 1/Na इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अच्छा इसमें एक और रिलेशन भी लिख लो। ठीक है, जिससे कि आपको और भी क्लैरिटी मिलेगा। देखो 1U इक्वल टू 1U इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, और ये वैल्यू आपका 1/Na के बराबर होता है। Na ग्राम्स के बराबर होता है, ये बात लिख लो। ये बात अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, अच्छा और एक और रिलेशन भी लिख लो। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कि Na इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, ये एक और रिलेशन याद रख लो। ठीक है, बस तो इसी रिलेशन के मदद से मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को निपटा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 1/1.66 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Na लिखते हैं, तो हमने Na लिख दिया। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल में। ये समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन तो आपका डन हो गया। दूसरा क्वेश्चन की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स पता लगाओ। तो हमें मॉलिक्यूल्स पता है, ठीक है, हमें कितने मॉलिक्यूल्स है वो पता है। अब तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है वो लिखेंगे, वो बाहर निकालेंगे सबसे पहले। इसके बाद 2Na मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, बस यूनिटरी मेथड से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो बेसिकली 1 molecule of CaCO3 contains how many protons? Contains how many protons? तो बेसिकली तुम देख भी कर सकते हो, कैल्शियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं 20 एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 × 3 24। तो बस इनको प्लस कर दो, तुमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल जाएंगे। तो इट इज़ बेसिकली 26 + 24 इट इज़ ऑब्वियसली 50। तो बेसिकली इसके 1 मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन्स हैं और 50 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बिकॉज सेम होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे वो थोड़ा अलग हो सकता है, या सेम भी हो सकता है, क्या पता, देखते हैं, फिर भी चेकआउट करते हैं। कैल्शियम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 40 - 20 होता है। कार्बन में कितने होता है न्यूट्रॉन्स, मास नंबर 12 माइनस एटॉमिक नंबर 6, तो 6 ही होता है। 20 + 6 26। इसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है
8 और मास नंबर कितना है, मतलब एटॉमिक मास जो भी बोलो कितना होता है 16, तो 16 माइनस 8 ये तो 8 आ रहा है, तो ये बेसिकली 8 है न्यूट्रॉन्स इंटू 3 एटम्स है, तो 8 into 24, तो बेसिकली सेम ही आता है 50 आता है न्यूट्रॉन्स। ठीक है, 50 न्यूट्रॉन्स ही आता है। ये तो बस एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना मिला, 2 Na मॉलिक्यूल्स मिला हमें कैल्शियम कार्बोनेट का, तो बस इंटू कर दो। देयरफॉर 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 कॉन्टेन्स कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 into 2 Na 100 Na प्रोटॉन्स, फिर वैसे सेम 100 Na इलेक्ट्रॉन्स एंड 100 Na न्यूट्रॉन्स। बस हो गया, ये आपका आंसर। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। थर्ड पार्ट, अब हमें इंडिविजुअल एटम्स कितने हैं वो भी निकालने हैं। आपको मैंने बताया था कि हमें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तो हम आसानी से नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला की मदद से, टेक्निक की मदद से। क्या टेक्निक है भाई साहब, लिखवाया था मैंने अभी पिछले लेक्चर में, ये देखो, इसी का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि पहले एक मॉलिक्यूल में कितने कैल्शियम एटम्स हैं, कितने कार्बन के एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, वो पहले देखते हैं। ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 contains हाउ मेनी कार्बन एटम्स। ठीक है, तो बेसिकली एटॉमिसिटी चेक करो, तो एक ही कैल्शियम एटम है। ठीक है, एक ही कैल्शियम एटम है, एक ही कार्बन एटम है, तो वन मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, 1 कैल्शियम एटम, लेकिन ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम्स। ये एक मॉलिक्यूल की बात हम कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना मॉलिक्यूल्स मिला है, 2 Na, तो बस और क्या करना है यार, ये भी कुछ करने की बात है क्या, यूनिटरी मेथड लगाना है बस। तो 2 Na मॉलिक्यूल्स CaCO3 का अगर हम लेते हैं तो उसमें कितने होंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 Na कार्बन एटम्स होंगे, फिर सिमिलरली 2 Na कैल्शियम एटम्स होंगे, फिर 3 into 2 Na में कितना हो जाएगा, 6 Na ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ये होंगे आपके सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट का आंसर। ये लीजिए, ये आपका उत्तर हो गया। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा टेक्निक है, यूनिटरी मेथड और कुछ नहीं है। बचपन का यूनिटरी मेथड ही यहाँ पर अभी फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा यूज़ हो रहा है। डन है, ठीक है भाई, बहुत गर्मी है। चलिए, तो हमें बिना मोल निकाले भी किसी भी सैंपल में प्रेजेंट उसके पार्टिकल्स निकालना आ गया। ठीक है, हमें मोल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, बाहर में जाए हमें मोल निकालना ही नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम मोल्स निकालेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम बिना मोल पढ़े ही हम सैंपल में रहे पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हम निकाल पा रहे हैं, तो और क्या चाहिए, है ना। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी एक टॉपिक आता है आपका, ये से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा बातचीत कर ही लेते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई, पहली बार नाम सुना है भाई? अरे पहली बार थोड़ी है, क्लास 9 में भी पढ़ाया था मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था आपको। क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के। ठीक है, तो बेसिकली दोज इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost क्या हो गया भाई पेन को, in the outermost shell, इसको एक और नाम दिया गया है वैलेंस शेल। ठीक है, तो दोज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, जिसको एक नाम दिया गया है वैलेंस शेल, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के वजह से किसी भी एटम का वैलेंसी हमें पता चलता है। कैसे? ये हमने क्लास 9 में थोड़ा बहुत पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि वैलेंसी इन केस ऑफ मेटल्स। ठीक है, लिख देता हूँ, नोट लिख दो इसमें एक्चुअली। वैलेंसी इन केस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के केस में वैलेंसी कैसे निकालते हैं? वैलेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही उसका वैलेंसी होगा इन केस ऑफ मेटल्स। और नॉन मेटल में क्या होता है? वैलेंसी इन नॉन मेटल केस, in the case of non-metals it is 8 minus number of valence electrons। ठीक है, तो नॉन मेटल के केस में वैलेंसी कैसे निकालते हैं? 8 से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देते हैं तो हमें वैलेंसी मिल जाता है नॉन मेटल्स का। ठीक है, एग्जांपल में आप देख सकते हैं जैसे कि सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLm 2,8, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 10 to 1। ठीक है, 2,8,1 ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? आउटर मोस्ट शेल है M शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो ये हमारा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का जो वैलेंसी है सोडियम एटम का वो भी 1 ही है। ठीक है, और नॉन मेटल का जैसे कि क्लोरीन, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 287। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 है। तो वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी होगा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, दैट इज़ वैलेंसी इज़ 1। ठीक है, तो क्लोरीन एटम का भी वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, ओके। नाउ आपको कुछ एलिमेंट्स के एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स याद रखने चाहिए। क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन कितने हैं? तो ऑब्वियसली 1। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम कितने हैं? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1 मतलब 2 होता है बेसिकली, बिकॉज एटॉमिक नंबर 2 है तो ऑब्वियसली इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। ऐसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऐसे ही कार्बन का ले लेते हैं, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4 आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सपोज नाइट्रोजन मान लेते हैं तो ये 5 होता है। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम कितना होता है? इट इज़ 3। ठीक है, ओके। देन ऐसे ही बहुत सारे हैं तो याद रख सकते हैं, बहुत इजी है, इसमें कुछ झमेला ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा टेक्निक। अब याद रखना एक बात, एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सपोज एक सैंपल गिवन है, ठीक है, एक सैंपल गिवन है कार्बन का। सिमिलरली एक और सैंपल गिवन है किसी और एक एलिमेंट का, जो भी बोलो। ऐसे ही, अच्छा ठीक है, सल्फर और फास्फोरस। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि
100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है, सबका मास सेम है। नाउ टेल मी हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे फाइंड करना है, बताओ कैसे फाइंड कर पाओगे, मुझे बताओ। ये जो कार्बन का सैंपल है ये बना किससे होगा? तुम बोलोगे भाई कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना होगा। इसका जो मास आया है 100 ग्राम, ये किसके वजह से आया होगा? ऑब्वियसली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से, मतलब न्यूक्लियॉन के वजह से, ठीक है। अच्छा, हमें ये पता है कि ये जो कार्बन का सैंपल है इसमें क्या एटम्स रहेंगे? ऑब्वियसली भाई कार्बन का सैंपल है तो कार्बन का ही एटम रहेगा। अब हमें बचपन में पढ़ाया गया है कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए हम टोटल मास को सिंगल कार्बन एटम के मास से डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो नाउ निकालिए इसको। तो यहाँ पर अगर मैं तुमको बोलूँ कि नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स कितने होंगे, क्या तुम बता सकते हो? नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स कितने होंगे? तुम बोलोगे भाई टोटल मास को एक कार्बन एटम के मास से डिवाइड कर दीजिए, बचपन वाला टेक्निक है, बस आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना होता है बताओ? 12 U होता है। तो ये 100 ग्राम है, ठीक है। गिवन मास या फिर टोटल मास सैंपल का 100 ग्राम और क्या बोलते हैं इसे, हाँ, और एक कार्बन एटम का मास 12 U। यूनिट डिफरेंट है, यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो बेसिकली यूनिट सेम करने के लिए हम U को ग्राम में चेंज करेंगे और अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इट विल बी 100 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इसको मैं 120 लिख देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए खामखा कैलकुलेशन टफ करने की ज़रूरत नहीं है ना, थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा कैलकुलेशन करने में। ये लीजिए, काटेंगे इसको अभी क्योंकि यूनिट सेम हो चुका है, तो ये 10 हो जाएगा। तो बेसिकली अभी ये जो वैल्यू होता है आपका, आपको पता है ये वैल्यू किसके बराबर होता है? Na के बराबर। तो इसको सिंपली लिख दीजिए 10Na, ठीक है, 10Na। ओके, क्या बात है। नाउ 10Na जो हुआ है, ये जो 10Na है, इससे हम कैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालेंगे ज़रा देखिए। मुझे बताओ, एक कार्बन एटम में हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालना आता है, कितना होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स? 12। कैसे? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो मिलाकर 12 न्यूक्लियॉन कैसे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम न्यूट्री मेथड लगाते हैं फिर से, कि 1 कार्बन एटम में आपके 12 न्यूक्लियॉन्स हैं, 12 न्यूक्लियॉन्स हैं। तो अपने पास तो भाई 10 Na कार्बन के एटम्स हैं, तो इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? अरे भाई क्या बच्चों वाली बात करते हो, बचपन वाला टेक्निक यूज़ करेंगे, यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 120 Na न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा। ज़रा एक बात तुमने नोटिस किया कि नहीं? क्या तुमने एक बात नोटिस किया कि जितना मास गिवन था ग्राम्स में, उतना ही वैल्यू Na के साथ आकर आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स देकर गया। नोटिस किया ये बात कि जितना मास गिवन था, बस ग्राम हटाकर Na लगा देने के बाद उतने न्यूक्लियॉन्स बन गए। इससे क्या समझे? इससे ये शॉर्टकट ट्रिक तुमको समझ में आ गया है कि अगर गिवन मास है ग्राम्स में और अगर हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालना है, तो हमें इतना बड़ा कैलकुलेशन और करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना होगा? बस ग्राम हटा देंगे, Na लगा देंगे और न्यूक्लियॉन्स मिल जाएगा। क्या ये बात समझे? वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, मज़ा ही आ गया। चलिए लिख देते हैं इसको, नोट के हिसाब से लिख देते हैं, ठीक है, कि रिमूव ग्राम रिप्लेस with Na and get number of न्यूक्लियॉन्स।
ठीक है। तो बेसिकली हमें अगर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स निकालने हैं और अगर मास ग्राम्स में गिवन है तो हम बेसिकली ग्राम हटाकर बस Na लगा देंगे और अपन लोगों को मिल जाएगा नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि ग्राम नहीं है, यू है, ठीक है, यू है, तो भाई और कुछ Na लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है। जैसे कि इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, जैसे कि सपोज 120 यू होता, ठीक है, तो कार्बन का क्या होता है, कार्बन का एक कार्बन एटम का मास 12 यू, कट गया तो 10 आता है, तो 10 न्यूक्लियॉन्स होंगे। ठीक है, सॉरी 10 न्यूक्लियॉन्स बोल रहा हूँ, 10 कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, और एक कार्बन एटम में 12 न्यूक्लियॉन, तो 10 कार्बन एटम में फिर से 120 न्यूक्लियॉन। बस Na लगाने की ज़रूरत नहीं है जब ग्राम में नहीं होगा। जब यू में होगा तब Na लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब ग्राम में होगा तो इसको हटाकर Na लगा दीजिए और आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, बस फाइनली हमारा अभी टाइम आ चुका है कि हम अभी क्या करें बताओ। हम अभी मोल कैलकुलेशन की तरफ बढ़े। ठीक है, मोल कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए, ये फ्लो चार्ट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी से हम मोल कैलकुलेशंस की यू कैन से ऑब्वियसली मोल कैलकुलेट करेंगे, तो इसको थोड़ा याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर आपको मोल गिवन है, ठीक है, अच्छा 1 मोल ना लिख कर सिर्फ मोल लिख देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में मोल गिवन है, ठीक है, मोल गिवन है या फिर मोल आपने निकाला, ठीक है, जो भी हो, तो अगर आपने मोल निकाला और आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स चाहिए, अब ये एटम भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, तो आपको बस उसको Na से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ कि अगर आपको मोल से पार्टिकल्स चाहिए तो इनटू Na। ठीक है, और अगर आपको पार्टिकल्स गिवन है क्वेश्चन में और आपको मोल्स निकालने हैं तो बेसिकली आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाय Na। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने क्वेश्चन में मोल निकाल लिया और आपको भी मास निकालना है, या फिर मोल गिवन है या फिर आपने निकाला मोल और आपको मास निकालना है, मोलर मास, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स से आपको इनटू करना होगा। ठीक है, अगर आपको मोलर मास निकालना है तो इनटू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोल्स, और अगर आपको नंबर मोलर मास गिवन है, सॉरी मोलर मास बोल रहा हूँ, ठीक है, मास गिवन है, ठीक है, आपको मास गिवन है और आपको मोल्स निकालने हैं, तो आपको क्या करना होगा, अच्छा मोलर मास बोल रहा हूँ गलती से, सॉरी, वेरी सॉरी, ये उल्टा लिख दिया, बहुत गलत लिख दिया मैंने ये। आपको मास निकालना है तो क्या करना है, देखो, अच्छा इसको हटा देता हूँ, सॉरी, जो बोला अभी भूल जाओ, फिर से बताता हूँ, देखो गलत बोल दिया था। अगर आपको मोल्स आपको पता है और आपको मास निकालना है किसी भी सैंपल का, किसी भी सब्सटेंस का, तो आपको मोलर मास से इनटू करना होता है, मोलर मास से आपको इनटू करना होता है। ठीक है, आपको मोल पता है, आपको मास निकालना है, इनटू कर दो मोलर मास से। अच्छा, अगर उल्टा करना है तो मतलब क्वेश्चन में मास गिवन है, गिवन मास है और आपको मोल्स निकालने हैं, तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको मोलर मास से, डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम अगर गिवन है, ठीक है, अगर मोल आपको पता है, इफ़ यू नो द नंबर ऑफ मोल्स, और अगर आपको किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम, तो 2 तरीके हो सकते हैं। क्या, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि STP या NTP, अगर क्वेश्चन में STP या NTP लिखा हुआ है,
या फिर बेसिकली इसको हटाओ भाई, एस टी पी हटाओ। बेसिकली ये एस टी पी, ये भी एस टी पी, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप नहीं तो उन्हों को ही मैं एस टी पी दे देता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, तो देखो एस टी पी में दो केसेस बन सकते हैं, ठीक है। आपको वॉल्यूम अगर निकालना है, अगर आपको मोल्स पता है और आपको वॉल्यूम निकालना है, तो दो केसेस आपके सामने, दो रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। पहला, क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड है, अगर अच्छा सॉरी 1 केल्विन नहीं होगा, ये 273 केल्विन होगा, 273 केल्विन, इसमें 273, ठीक है। जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, तो बेसिकली एस टी पी में दो कंडीशंस होते हैं। पहला, एक में प्रेशर 1 बार होता है या फिर पास्कल होता है और टेम्परेचर 273 केल्विन रहता है, तब आपको वॉल्यूम जो है, मोलर वॉल्यूम कहते हैं इसको, मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम, इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं, इससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है। क्या बोला मैंने कि अगर आपको मोल्स पता है और कंडीशंस गिवन है कि प्रेशर 1 बार है और टेम्परेचर 273 केल्विन, तब आपको मोल्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 22.7 लीटर से आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है भाई, ओके। तो आपको क्या करना होगा, इनटू मोलर, अच्छा मोलर वॉल्यूम ना लिख के डायरेक्ट लिख देता हूँ, इनटू 22.7 लीटर्स, ठीक है। मोल से वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वॉल्यूम से मोल निकालना है, ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है और आपको मोल्स निकालने हैं, तो बस डिवाइड कर दो, उल्टा कर दो, बेसिकली उल्टा कर दो, डिवाइड बाय 22.7 लीटर्स, ठीक है। अब देखो दूसरा केस भी बन रहा है। दूसरा केस क्या बन रहा है कि अगर एस टी पी में लिखा हुआ है और अभी टेम्परेचर सेम है, केल्विन में ही है 273 केल्विन, लेकिन प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, तब आपको जो मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है उसका वैल्यू है 22.4 लीटर। तो बेसिकली यहाँ पर लिखने का तो जगह नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंटू 22.4 लीटर और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। ये कब लगेगा, ये तब लगेगा जब प्रेशर 1 बार हो, ठीक है, प्रेशर 1 बार हो और टेम्परेचर 273 केल्विन, और 22.4 लीटर से तब मल्टीप्लाई करना है जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो और टेम्परेचर एज इट इज़ सेम 273 केल्विन, ठीक है। सेम गोज टू दिस, इसमें भी सेम, ठीक है, डिवाइड भी सेम कंडीशन पे आपको करना है बस। तो इनटू डिवाइड कब करना है, समझ में आ गया होगा कंडीशन आपको, ठीक है। मोल से वॉल्यूम निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको वॉल्यूम से मोल निकालना है तो बस डिवाइड करना है, और ये आपका एक फ्लो चार्ट जैसा बन गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये फ्लो चार्ट आप एकदम इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसमें इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, बक्से बना देता हूँ, पार्टिकल्स, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली फ्लो चार्ट मैंने ठीक से बनाया ही नहीं, ठीक है। जितना भी बनाया है उतना ही आई गेस काफ़ी होगा समझने के लिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको तो बता सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दूंगा बाद में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, अरे ट्रेपीजियम बन गया ये तो, ट्रेपीजियम, अरे अभी टिल्टेड बन गया, क्या बात है भाई। चलो भाई, ओके। मोल्स को कैसे भूल सकते हैं भाई, यही तो हमारा असली जीवन का आधार है फिज़िकल केमिस्ट्री का। ये लीजिए, बन गया आपका एक फ्लो चार्ट, ठीक है। याद रख सकते हैं इसको, या फिर याद हो भी जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना मोल कैलकुलेशन, ठीक है। मोल कैलकुलेशन के फॉर्मूलेस मैं आपको दे दूंगा, अब से आपको फॉर्मूलेस यूज़ करने हैं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि बिना फॉर्मूले के कैसे आपको निकालने हैं पार्टिकल्स जो हो, मतलब जो भी है,
वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्मूले के मदद से हम इसको निकालेंगे, मतलब पहले मोल्स निकालेंगे फिर जाएंगे अपने बाकी टारगेट की तरफ, ठीक है, जो हमें निकालना है। चलो, तो हम अभी यहाँ हेडिंग दे देते हैं मेथड्स फॉर मोल कैलकुलेशंस, ठीक है। जो मैंने फ्लोचार्ट बनाया था वही मैं अभी फिर से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। मेथड्स फॉर मोल कैलकुलेशन। पहला मेथड क्या है भाई बताओ। पहला मेथड है नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको निकालने हैं, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो अगर गिवन मास है सैंपल का, तो गिवन मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, ग्राम में होना चाहिए। इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम, ठीक है। बस ये पहला फॉर्मूला। आपको जो वाला मेथड पसंद आएगा उस मेथड से आपको करना है, ठीक है। आप बिना मोल निकाले भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मोल से निकालना है हमेशा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई सा भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद आया हो, मतलब इजी लगा हो या फिर जो भी बोलो। तो नंबर ऑफ मोल्स ये है एक तरीका निकालने का। दूसरा तरीका है कि अगर आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तब कैसे निकालेंगे मोल्स। बताया था मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट में कि नंबर ऑफ मोल्स, अगर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो क्या करना पड़ेगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर है ऑलरेडी तो आपको Na से डिवाइड करना होगा। Na से एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ये दूसरा मेथड है कैलकुलेशन करने का, मोल से निकालने का, ठीक है। ओके, ये तो बहुत ही जाना पहचाना है हमारे लिए, है ना। थर्ड नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हैं अगर वॉल्यूम के बारे में बातचीत हो। गिवन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, ठीक है, ऑब्वियसली इन लीटर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। कब होगा, कंडीशन बताया था, कंडीशंस लिखो। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर 273 केल्विन, ठीक है। इस कंडीशन में ही हमें 22.4 लीटर से डिवाइड करना है बेटे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर कंडीशंस थोड़ा अलग हुआ तब क्या करना है बताता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स, फिर से अगर वॉल्यूम गिवन है इन लीटर्स, अगर एमएल में गिवन है लीटर में कन्वर्ट करना है। ट्वेंटी 2.7 लीटर से डिवाइड कब करना होगा, कंडीशंस प्रेशर इक्वल्स टू 1 बार या फिर पास्कल भी हो सकता है, और टेम्परेचर 273 केल्विन होगा, तभी हमें 22.7 से इसको डिवाइड करना है बेटे। ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको याद रहेंगी, इतने जल्दी भूलने वालों में से नहीं है ये लोग, है ना। हर जगह यूज़ होगा तो याद रहेगा। तो दिस आर द मेथड्स फॉर मोल कैलकुलेशन, इससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे बेसिकली, ठीक है। अब चाहे तो भाई बिना मोल्स निकाले भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं,
और ये कुछ जल्दी जल्दी करने के लिए फॉर्मूले बनाए गए हैं। ओके, बेसिकली और क्या कर सकते हैं इसमें, और देखते हैं क्या है। अच्छा, मैंने आपको लॉस तो करवा दिए थे ना, आपको मैंने लॉ तो करवा दिए थे सारे के सारे, है ना। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस भी करवाया था मैंने शायद, हाँ एवोगाड्रोस लॉ या फिर हाइपोथेसिस। ओके नाइस, गुड जॉब। तो लॉ हमारे डन हो चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है। मोल कॉन्सेप्ट के बाद हमारा आएगा स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री के बाद आएगा लिमिटिंग रिएजेंट, सीक्वेंशियल रिएक्शंस, फिर आएगा कंसंट्रेशन टर्म्स, फिर अपना चैप्टर खत्म। ओके, तो बहुत बड़ा चैप्टर है ऑब्वियसली भाई, फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं जिससे कि हमें आइडिया तो हो कि हमें करना क्या है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं। ग्राम एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट, जो भी बोलो, केमिस्ट्री में मास और वेट सेम ही है, तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल एटम्स का मास, जिसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास इज मास ऑफ 1 मोल एटम्स। 1 मोल एटम्स मतलब क्या, Na एटम्स, मतलब बहुत सारे 6.02 × 10⁻23 एटम्स का मास को हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, उसको मोलर मास भी कहते हैं, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल एटम्स रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं कहता हूँ कि मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। जब एक की बात हो रही हो तो एटॉमिक मास यूज़ करेंगे, और इसका कितना होता है 1U। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स की, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स की जब हम बात करेंगे, तब एटॉमिक मास नहीं आएगा, तब आएगा ग्राम एटॉमिक मास, बिकॉज हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे थे इसलिए। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा भाई, बहुत सिंपल है, यू हटा दो, बस ग्राम लगा दो, 1 ग्राम हो जाएगा, बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत बहुत सिंपल। इसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है भाई, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, सिंपल है, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। तो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, जिसको हम ग्राम्स में ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिखकर समझा देता हूँ फिर से कि अगर मैं लिखता हूँ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पानी, इट मीन्स कितना होगा, 18U होगा। लेकिन जब मैं बोलूँगा मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ पानी, तब बस U हट जाएगा और ग्राम लग जाएगा, बस वैल्यू सेम ही रहेगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, बस यूनिट चेंज होगा, ठीक है। ठीक है भाई, ये तो भाई बचपन की चीज़ें हैं, इसमें और क्या ही वक्त बिताना, है ना। अच्छा, अब तुम बोल सकते हो भाई कि ये सेम क्यों है, कैसे है। एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ मास ऑफ 1 मोल, अच्छा इसको पहले मैं लिखता हूँ ऐसे, मास ऑफ 1 सपोज लिखा ऑक्सीजन एटम, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है 16U। अब जब मुझे एक एटम का मास पता है, तो मैं 1 मोल एटम का मास निकाल सकता हूँ, कैसे, 1 मोल
ऑक्सीजन एटम का मास क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड 16 U इंटू 1 मोल, है कि नहीं बताओ। हाँ, अब 1 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, Na लिख सकते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट Na लिख देता हूँ। तो 1 मोल को जगह पर मैंने Na लिखा, तो 16 U इंटू Na। अब मुझे U को ग्राम में चेंज करना आता है, कैसे, 16 इंटू यू को लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स इंटू Na ग्राम्स इक्वल टू, यहाँ पर ग्राम नहीं होगा, ठीक है, गलती से लिख दिया था, सॉरी। तो इतना हुआ ग्राम। अब मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है इसको मैं 1/Na लिख सकता हूँ, कैसे, रिलेशन लिखवाया था, देखो, देखोगे तभी तो पता चलेगा, है ना। ये देखो कि मैं इस वैल्यू को 1/Na ग्राम्स लिख सकता हूँ, तो लिखो ना भाई, किसने मना किया है, लिखिए, देखो देखो देखो, मैं लिख रहा हूँ उसको। सिक्सटीन इंटू 1/Na ग्राम्स। अच्छा, ग्राम को भाई इसको हटाओ भाई, इसको लास्ट में लिखता हूँ, बार बार इंटरफेयर कर रहा है ना इसको। ये लीजिए ग्राम, तो बेसिकली 1/Na इंटू Na, ये ग्राम, Na काटो, 16 ग्राम पाव, और हो गया। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम कैसा है, समझे, बस, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। चलो भाई कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कहाँ से करें क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस करें बताओ, अच्छा अच्छा क्वेश्चंस तो क्या करे या ना करे, ये कैसी मुश्किल हो गया रे। चलो भाई देखते हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, थोड़ा ढूंढता हूँ भाई, अच्छे क्वेश्चंस ढूंढने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। देखते हैं आपके लिए कुछ अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। ये भी अच्छा क्वेश्चन ही है, करते हैं इसको थोड़ा बहुत। क्वेश्चन क्या है बताओ, क्वेश्चन ये है, फाइंड द total number of hydrogen, sulfur and oxygen atoms in the following, ठीक है। पहला क्वेश्चन, 196 ग्राम H2SO4। नंबर 2, 196 AMU या फिर सिर्फ U H2SO4। थर्ड, 5 मोल H2SO8। चौथा लास्ट, 3 molecules of H2S2O8, सॉरी O8 नहीं, O6, ठीक है। ये क्वेश्चन करो भाई, इसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, ग्राम में भी है, AMU में भी है, मोल में भी है और मॉलिक्यूल्स में भी है, बताओ कैसे करोगे। अरे यार ये भी कोई करने की चीज़ है भाई, हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुका है यार, बिना फॉर्मूले के और बिना फॉर्मूले और फॉर्मूले के साथ, दोनों के साथ करके दिखा सकते हैं भाई, इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट। नंबर 1 क्या गिवन है, 196 ग्राम आपका H2SO4 गिवन है, मास गिवन है, मोल्स निकालिए, मोल्स निकालने के बाद हमको क्या निकालना है, एटम्स निकालना है, तो इंडिविजुअल एटम्स के एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए। देखो एक करके देता हूँ तो समझ में आएगा। पहले मोल्स निकालिए, किसका, H2SO4 का, तो मोल्स ऑफ H2SO4 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास है 98, कितना होता है, कट के 2 हो जाता है, 2 मोल्स, ठीक है। तो H2SO4 के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। हमें अभी क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, सल्फर एटम, ऑक्सीजन एटम। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए,
बताओ क्या दिमाग लगाएं कि एक मॉलिक्यूल में अगर मैं देखूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। अब अगर मुझे पता चल जाए कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं 196 ग्राम H2SO4 में, तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि कितने हाइड्रोजन होंगे, कितने सल्फर होंगे, कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। अब हमें क्या निकालना है? मोल्स हमने निकाल लिया है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या करना होगा? Na से मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? बस मोल्स इंटू Na, मोल्स ऑफ H2SO4 इंटू Na, यही फॉर्मूला था। तो इट विल बी 2Na। ठीक है, 2Na मॉलिक्यूल्स आर देयर प्रेजेंट, किसका? H2SO4 का। और हमें ये पता है कि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन है एटम्स। तो 2Na में कितने होंगे? अरे भाई क्या तुम भी लिखो भाई, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे। एक फॉर्मूला भी है अपने पास, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसका फॉर्मूला है कि सबसे पहले एटॉमिसिटी क्या है हाइड्रोजन का? एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मॉलिक्यूल इनटू इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ये फॉर्मूला भी लिख दूंगा मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी क्या है एक मॉलिक्यूल में? तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी है 2, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, तो एटॉमिसिटी 2 है। इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकले हमारे H2SO4 के? 2Na, तो 2Na कर दो, 4Na। इसका मतलब 4Na हाइड्रोजन एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे इन 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बात है। ऐसे ही सिमिलर तरीके से हम नंबर ऑफ सल्फर एटम्स भी निकाल सकते हैं। कैसे? एटॉमिसिटी इनटू मॉलिक्यूल्स कितने हैं H2SO4 के। तो सल्फर का एटॉमिसिटी क्या है एक मॉलिक्यूल में? 1। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं H2SO4 के सल्फ्यूरिक एसिड के? 2Na। तो 2Na सल्फर एटम्स विल बी द आंसर। सिमिलरली ऑक्सीजन के एटम्स के निकालो भाई। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? एटॉमिसिटी कितना है ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल में? 4 है, तो 4 होंगे इनटू मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2Na। इट विल बी 8Na ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 196 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। समझे? बस और क्या चाहिए। ये फॉर्मूला लिख दूंगा मैं कि कैसे इंडिविजुअल पार्टिकल्स या एंटिटीज़ का हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। ठीक है, बता दूंगा मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला, या फिर आयंस भी निकालने का फॉर्मूला बता सकता हूँ। अच्छा जी, ये तो हमने निकाला पहला आंसर। ये आपका आंसर। ऐसे ही अब हमें ये सॉल्व करना है। नंबर 2 196U बोल दिया है, 196U। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। AMU H2SO4 मोल्स निकालिए। मोल्स ऑफ H2SO4 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 98 ग्राम। अरे भाई यूनिट तो डिफरेंट है, तो U को ग्राम में चेंज कीजिए। 196 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब सेम यूनिट हो गया 98 ग्राम। ग्राम ग्राम कट गया, ये कट गया 2। अब मुझे बताए कि 1.66 इस वैल्यू को मैं 1/Na लिख सकता हूँ। इट विल बी 2/Na ग्राम्स, सॉरी 2/Na नहीं, ग्राम नहीं होगा, सिर्फ मोल होगा। सॉरी 2/Na होगा, बिकॉज इस वैल्यू को हम 1/Na लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये तो मोल्स निकल गए। इसके बाद
मॉलिक्यूल्स बताइए कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे H2SO4 के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का टेक्निक क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का टेक्निक है मोल्स इंटू Na। तो मोल्स इतने हैं इंटू Na के किया, कट गया, 2 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, H2SO4 के। क्या बात है। अब हमें बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के एटम्स निकालने हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं बताओ, एटोमिसिटी कितना है, एक मॉलिक्यूल में 2, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 तो 4 हो जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, सल्फर के कितने एटम्स हैं, एटोमिसिटी कितना है सल्फर का, 1 ही तो है, तो 1, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, 2, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप आराम से। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल्स टू, एटोमिसिटी कितना है, एक मॉलिक्यूल में 4 है, तो एक मॉलिक्यूल में 4 एटोमिसिटी, और मॉलिक्यूल से 2 तो 8, ये आपका आंसर। ठीक है। अब कोई बता सकता है कि यहाँ पर क्यों Na नहीं आया जबकि यहाँ पर आंसर में Na आया था, बताओ बताओ। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में जब भी ग्राम आएगा ना, ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स में Na हाजिर होगा। ठीक है, बिकॉज ग्राम का मतलब क्या है, ग्राम का मतलब ही है कि मोल्स की बात की जा रही है। 196 ग्राम मतलब कितना, 2 मोल H2SO4 मॉलिक्यूल्स का मास है ये, तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसीलिए Na लगता है। जबकि तो AMU है, AMU मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, सॉरी, AMU 196 मतलब 2 मॉलिक्यूल का मास, यहाँ पर कोई Na नहीं आएगा, 2 मॉलिक्यूल्स H2SO4 का मास है 196 AMU, इसलिए यहाँ पर आंसर में सिर्फ हमें होल नंबर्स में आया है, कोई Na नहीं आया। सिमिलरली नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला भाई बता, 5 मोल गिवन है। हाँ क्या बात है, मोल गिवन है, हमें अभी क्या निकालने हैं, एटम्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए क्या गिवन है, 5 मोल ऑफ H2S2O8, S2H2O8 इतने, अच्छा मोल्स गिवन है। अगर मोल्स गिवन है तो हमें क्या करना है, अगर हमें मोल्स गिवन है तो हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, बिकॉज बिना मॉलिक्यूल्स के आप नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकाल सकते। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पता होंगे तभी हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं इनटू एटोमिसिटी करके, है कि नहीं। हाँ तो भाई करो सॉल्व इसको। तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, इस कंपाउंड के H2S2O2, तो इट इज़ मोल्स इनटू Na, मतलब 5 Na मॉलिक्यूल्स है किसके, इस भाई साहब के। अच्छा अब एटम्स कितने होंगे, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, देखो कैसे होगा। नंबर ऑफ, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गया है, बस कुछ नहीं करना, अब एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी। तो पहले हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 2 है एक मॉलिक्यूल में, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 5 Na है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 Na आइएगा। ऐसे ही नंबर ऑफ सल्फ़र के कितने एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में देखो, पहले एक मॉलिक्यूल में सल्फ़र का 2 एटम है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितना होगा, अरे यूनिटरी मेथड है भाई, और क्या, 2 इंटू 5 Na तो 10 Na होगा। इसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, ज़्यादा होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स हैं, तो 5 Na मॉलिक्यूल में कितना होगा, यूनिटरी मेथड 40 Na होगा। ये आपके आंसर, समझ आया, ठीक है, और कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा बिकॉज मोल्स ऑलरेडी गिवन था। अगर मास गिवन होता तो हमें पहले मोल निकालना पड़ता, फिर भाई पार्टिकल्स निकालने पड़ते हैं ना। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है इसमें। क्वेश्चन क्या गिवन है, 3 मॉलिक्यूल्स गिवन है, वाह भाई वाह, मॉलिक्यूल्स गिवन है तो हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे, है ना। देखिए
बिना मोल्स निकाले भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ज़रूर कैसे करना है। कितना गिवन है? हाँ, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S2O6। अब भाई हमें मॉलिक्यूल्स पता है, तो क्या हम नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकाल सकते क्या? हाँ भाई, सच कह रहे हो भाई, तुमको तो ऑलरेडी क्वेश्चन में कर दिया है, तुमको और मोल्स निकालने की ज़रूरत है क्या? नहीं, तो मोल्स निकालोगे ही क्यों जब तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन में मॉलिक्यूल से गिवन है। हमें तो भाई मॉलिक्यूल ही चाहिए था जिससे कि हमें नंबर ऑफ एटम्स मिले। अब जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो हमें बस एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर करके हमें हर एक इंडिविजुअल एटम का कितने एटम्स बनेंगे करना है भाई। अरे भाई क्या बात करते हो, ये तो एकदम बढ़िया बात की आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व कीजिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? एटोमिसिटी इंटू मॉलिक्यूल्स, तो एटोमिसिटी हाइड्रोजन का 2 है, इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3, 2 इंटू 3 6। ऐसे ही नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, एटोमिसिटी 2 है, मॉलिक्यूल्स 3, तो 6। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 6, और मॉलिक्यूल्स 3, 18 इज द आंसर। ये आपके आंसर हो गए, बस हो गया। एक और टॉपिक है कि मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज़ इन ए मॉलिक्यूल कैसे निकालना है, क्या है ये चीज़, ये हम अभी समझेंगे। ठीक है, अब ये हमारे इस वीडियो का आखिरी टॉपिक होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और डिस्कशन। ठीक है, बिकॉज ज़्यादा हम टाइम लगाएंगे नहीं मोल कॉन्सेप्ट में, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, इजी क्वेश्चंस हैं। बाकी आपको सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना है या फिर आपका यूनिटरी मेथड आपका काम आ जाएगा। इसके बाद हमें बहुत चैप्टर कंप्लीट करना है, इसलिए सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली लेट्स एज्यूम वी हैव ए सैम्पल, जैसे कि लिखा है X2Y5 समथिंग लाइक दैट। कुछ कंपाउंड है, कुछ सब्सटेंस है। ठीक है, और इसका सपोज मेरे पास 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल है इस सब्सटेंस का, इस बक्से के अंदर, इस सैंपल के अंदर जो भी है। फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द इंडिविजुअल मोल्स ऑफ द एंटिटीज प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। जैसे कि X एक इंडिविजुअल एंटिटी है, Y एक इंडिविजुअल एंटिटी है, इसके भी हम अलग से मोल्स निकाल सकते हैं यूजिंग सम टेक्निक्स। नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, if we have to find the moles of X, then we have to do 2 things। क्या? पहला, हमें ये पता लगाना होगा कि इस इंडिविजुअल का एटॉमिसिटी क्या है इसमें। ठीक है, तो एटॉमिसिटी ऑफ X इंटू द टोटल मोल्स ऑफ द सैंपल का मोल कितना है। ठीक है, फिर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये तो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का टोटल मोल्स कितना है क्वेश्चन में गिवन है या फिर हमें निकालना पड़ेगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस इंडिविजुअल एंटिटी के एटोमिसिटी के साथ इनटू मोल्स ऑफ द सैंपल, या फिर मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर एटोमिसिटी इसका 2 है और मोल्स है हमारे पास पूरे सैंपल का 1, तो 2 मोल इज़ द आंसर। इसका मतलब 1 मोल अगर मैं लेता हूँ इस सैंपल का, तो उसमें X इंडिविजुअल के कितने मोल्स होंगे? 2 मोल्स होंगे। अब देखते हैं कि Y इंडिविजुअल के कितने मोल्स होंगे। ठीक है, लेट्स सी। तो नाउ फाइंड आउट द मोल्स ऑफ Y। सो मोल्स ऑफ Y निकालने का टेक्निक भी सेम टू सेम है। हमें एटोमिसिटी निकालना है Y का, मतलब पता लगाना होगा, और सैंपल का मोल्स कितने हैं वो भी हमें पता लगाना होगा। ठीक है,
तो बेसिकली मोल ऑफ द सैम्पल इज़ 1 मोल एंड एटोमिसिटी ऑफ y इज़ 5, तो 5 इंटू 1 इट इज़ नथिंग बट 5। इसका मतलब किसी भी सैम्पल में अगर हमें उस सैम्पल का टोटल मोल्स पता है तो हम उसके इंडिविजुअल एंटिटीज़ का मोल्स भी निकाल सकते हैं। टेक्निक आपके सामने है, ठीक है। सपोज एक रैंडम सा क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, अभी देखो। सपोज गिवन है कि एक सैंपल है आपके पास। सपोज क्या सैंपल लूँ, हाँ 88 ग्राम ऑफ CO2 आपके पास गिवन है। नाउ फाइंड आउट द मोल्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन दिस सैंपल। ठीक है, एक सैंपल है कार्बन डाइऑक्साइड का जिसका 88 ग्राम तुमने लिया। तो बताओ कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन और कितने ऑक्सीजन के मोल्स प्रेजेंट होंगे। बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पूरे सैंपल के नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, तो उसके लिए हम गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे। ठीक है ना, टेक्निक समझ में आया। तो बेसिकली द सॉल्यूशन इज मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, जो भी बोलो सैंपल, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि है 44 ग्राम, याद रखने की कोशिश करना। तो इतने सॉरी 2 मोल्स। ठीक है, तो पूरे सैंपल के टोटल कितने मोल्स है, 2 मोल्स। अब यहाँ से हमें कार्बन के कितने मोल्स है, ऑक्सीजन के कितने मोल्स कितने हैं वो निकालने हैं। चलिए यार, मोल्स ऑफ कार्बन, फॉर्मूला क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन 1 है इनटू मोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, इसके कितने मोल्स है टोटल, 2 मोल्स है। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मोल होगा। तो कार्बन के 2 मोल्स होंगे और ऑक्सीजन के कितने होंगे भाई, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी कितना है ऑक्सीजन का, 2 इनटू मोल्स कितने हैं पूरे सैंपल का, 2, 4 मोल्स होंगे। समझ आया, बस ऐसे ही करना है। अब मैं इसको थोड़ा घुमा के देता हूँ क्वेश्चन को। कैसे, देखो, चेक दिस आउट। सपोज मैंने क्वेश्चन बनाया कुछ ऐसे कि मान लेते हैं इफ सपोज 100 मोल्स ऑफ, सपोज हाइड्रोजन ही मान लेते हैं, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट in the sample of बेकिंग सोडा की जगह पर कुछ और देता हूँ, हाइड्रोजन एटम बोला है ना, अरे सिंपल ही रखते हैं ना, H2SO4, या फिर ग्लूकोज ही मान लेते हैं, या फिर सुक्रोज C11H22, रुको, C12H22O11, सुक्रोज, शुगर जो भी बोलो। तो देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स मास परसेंटेज। अच्छा, मास परसेंटेज नहीं, सिर्फ मास। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मास परसेंटेज वगैरह वगैरह। क्वेश्चन को तो घुमा के दिया है मैंने ये बोला है कि हाइड्रोजन के 100 मोल्स प्रेजेंट है इस वाले सैंपल में, सुक्रोज के सैंपल में। हमें नहीं पता कि सुक्रोज के कितने मोल्स हैं। अगर हमें सैंपल के मोल्स पता नहीं लगाएंगे तब तक हम इंडिविजुअल एंटिटी के मोल्स नहीं निकाल सकते। बताओ कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मुझे बताओ, अगर मैं इस सैंपल में से नंबर ऑफ हाइड्रोजन के मोल्स निकालने की कोशिश करूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोल्स ऑफ
सुक्रोज मतलब सैंपल जो भी बोलो। अब इसमें से ये वाला वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, कौन सा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 100 मोल्स हैं, तो इट इज़ 100। एटोमिसिटी भी पता है हाइड्रोजन का, कितना है एटोमिसिटी, 22, ठीक है, इनटू मोल्स ऑफ सैंपल। वाह भाई वाह, इस रिलेशन से तो हमें मोल्स ऑफ सैंपल भी मिल जाएंगे, क्या बात है। चलिए भाई, पॉइंट में आएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोल्स ऑफ सैंपल दैट इज सुक्रोज कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 22, 11 और ये 50, तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन एग्जैक्ट 4 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। मैं फिर भी देखता हूँ कितना होता है, तो 4.5 आता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, अप्रॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो इतने मोल्स आपके पूरे सैंपल का है। अब पूरे सैंपल का मोल जब आपको पता चल गया है, तो अब इसके इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं, एंटिटी ऑक्सीजन का भी आप मोल्स निकाल सकते हो और मास भी निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 11 इंटू मोल्स ऑफ द सैंपल कितना है, 4.5, तो बेसिकली 4.5 इंटू 11 कितना होता है, 49.5, ऑलमोस्ट 50। इतने मोल्स आपके प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मास कैसे निकालते हैं भाई, बहुत इजी है, क्या करना है, मोल्स इंटू, क्या करना होता है बताओ, मोल्स इंटू मोलर मास करना होता है, तो हमें मास निकल जाता है ना, फॉर्मूला हमने देखा था फ्लो चार्ट में। तो मास अगर हमें निकालना है, मास ऑफ 4.9 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें करना पड़ेगा मोल्स इंटू मोलर मास। अब इसमें मोलर मास कितने हैं, मोलर मास बेसिकली ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होगा, तो ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम, लेकिन यहाँ पर 11 आइटम्स हैं, तो 16 इंटू 11 कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, 176। अच्छा, तो 176 को मैं फिर से इंटू करता हूँ 49.5 से, तो इट विल बी 176 इंटू 49.5, इट इज़ 8712 ग्राम्स या फिर 8.712 किलोग्राम्स, ठीक है, ये आपका मास हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे मॉलिक्यूल में कितना परसेंटेज ऑक्सीजन का, मतलब कितना परसेंटेज है वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं होगा, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना तक ही रखते हैं इसको, ठीक है। समझ में आया होगा आपको कि मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज़ कैसे निकालने होते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, बेसिकली बनाकर लिख सकते हैं, इसको मैं साइड में कहीं लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनता है इसका, बेसिकली इसका फॉर्मूला बनता है मोल्स ऑफ एनी बार बार आइडेंटिटी बोल रहा हूँ, एनी एंटिटी is nothing but atomicity of that entity into moles of the sample, ठीक है। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी इंडिविजुअल एंटिटी का हम मोल्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। अच्छा, एक और फॉर्मूला है, क्या मैंने बोला था, क्या निकालने का फॉर्मूला मैं बता दूंगा आपको, एटोमिसिटी। अच्छा, मैं आपको बोला था कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, उसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, एक्चुअली वो मैंने बोला था कि लिख दूंगा, मैं गलती से बोल दिया, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑलरेडी, ये देखो, कहाँ गया भाई, बहुत पहले लिखा था क्या, हाँ ये रहा, ठीक है। तो भाई अपना
कॉन्सेप्ट तो भाई समझ में आ गया होगा आज के वीडियो का आपको, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।